हेलो दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं अपने इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे लूसेंट जीके के अध्याय 19 के बारे में, जो कि कुषाण वंश के बारे में दिया हुआ है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, हम लोग लूसेंट जीके की पूरी महामैराथन सीरीज लेकर के चल रहे हैं। एक एक फैक्ट, एक एक कॉन्सेप्ट को इस तरह से बिल्कुल फ्लो चार्ट व डायग्राम से हम लोग समझते हुए आ रहे हैं। इस तरह से आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा लिखे हुए। तो लूसेंट की बुक मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये रही लूसेंट की बुक, और ये एक ऐसी बुक है दोस्तों कि सभी बच्चों के पास होनी ही चाहिए। इस बुक को पढ़ करके आप आईएएस मेंस तक के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। इस बुक में जीके जीएस जो भी दिया गया है वो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज ही अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आज ही इस बुक को खरीद लें, ताकि आपको सारी चीजें कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आ जाए। और इस बुक में आप जब इस बुक को खोलेंगे तो इसमें जो है बहुत ही मतलब छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। तो इसको हमने क्या किया है, इसको हमने डायग्राम व फ्लो चार्ट के थ्रू इसको बहुत ही इजी वे में समझाने का प्रयास किया है। और दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग कुषाण वंश के बारे में एक एक फैक्ट जो कि लूसेंट जीके में है उसको बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से कहानी की तरह पढ़ेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं अध्याय नंबर 19 लेक्चर नंबर 50 कुषाण वंश के बारे में। अब कुषाण वंश के बारे में सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए, तो देखिए दोस्तों, इसके पहले हमने पहलव वंश के बारे में पढ़ा, उसके पहले हमने शक वंश के बारे में पढ़ा, हिंद यूनानी शासक यानी कि हिंद ग्रीक अटैकर के बारे में पढ़ा। और वहां पे हमने ये देखा सबसे पहले कि ये जो शासक हैं तो हमारे भारत में ये आक्रमण किए हैं किसी न किसी थ्रू। तो ये पहले आए कहाँ से, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि भाई कुषाण वंश के लोग हमारे भारत में कहाँ से आए थे। तो और आए तो बसे कहाँ पे, इन्होंने राजधानी कैसे बनाई, कैसे अटैक किए, सारी जानकारी पहले हम ये लेते हैं। तो बात करें कुषाण वंश की, तो कुषाण वंश की कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, प्राचीन चीन से स्टार्ट होती है। कहाँ से होती है दोस्तों, प्राचीन चीन से। अब देखिए कहानी की तरह समझिएगा, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से समझ में आएगा, कहानी समझिएगा। चीन में दोस्तों एक कबीला रहता है। कबीला आप सभी लोग जानते हैं, कबीला मतलब ग्रुप, यानी कि कुछ लोगों का ग्रुप रहता है जिसको कबीला बोला जाता है। उस कबीला का नाम होता है यूची कबीला। क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़िएगा, यूची कबीला। तो ये चीन की बात मैं कर रहा हूँ। प्राचीन चीन में एक कबीला रहता है जिसका नाम है यूची कबीला। वहां से, जैसे मान लीजिए चीन है, ठीक है, ये चीन वाला इलाका है। इस चीन वाले इलाके में एक कबीला है, एक ग्रुप है। यहां से 5 ग्रुप निकलते हैं और 5 ग्रुप निकल करके चीन से अलग अलग विश्व में अलग अलग कोने में ये लोग क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। एक ग्रुप निकला वो चला गया आपका ग्रीक वाले इलाके में, एक ग्रुप निकला वो चला गया ईरान वाले इलाके में, दूसरा ग्रुप निकला वो चला गया अफगानिस्तान वाले इलाके में। ऐसे जो है ग्रुप क्या हो गए, बट गए। और उसी में से एक ग्रुप आ करके हमारे भारत पर अटैक करते हैं। और हमारे भारत में ही नहीं, हमारे भारत के सटे पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले इलाके में भी जो है ये पूरे फैले हुए होते हैं। तो भारत का जो आपका पश्चिमी भाग है और जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला भाग है, वहां पे पूरा कुषाण वंश जो है फैला हुआ होता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि कुषाण शासक आए कहां से, तो कुषाण शासक आए थे चीन के यूची कबीले से। और यूची कबीले से 5 शाखाएं निकली थी। उन्हीं 5 शाखाओं में से एक शाखा थी कुषाण, और यही भारत पर क्या किए थे, आक्रमण किए थे। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि कुषाण वंश कैसे आया हमारे भारत में। तो आपसे कोई पूछेगा तो आप आंसर देंगे चीन के यूची कबीले से आया था, ठीक है। और 5 शाखाएं निकली थी, एक आकर के भारत पर आक्रमण की थी। अच्छा, अब बात करते हैं कि सबसे पहले अटैक किया तो किया कौन, और वो कौन था जो हमारे भारत पर अटैक किया, जो कि कुषाण वंश का था। तो उसका नाम थोड़ा बहुत अजीब है, तो आप याद रखिएगा। उसका नाम है कुजुल कडफिसेस। क्या नाम है दोस्तों, कुजुल कडफिसेस। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आपको याद रखना है। तो आपसे पूछा जाएगा हु इज द फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी, तो आप आंसर करेंगे कुजुल कडफिसेस। यानी कि कुजुल खडफिसेस जो थे, खडफिसेस नहीं कडफिसेस, वो जो थे वो कुषाण वंश के क्या थे, फाउंडर थे, कुषाण वंश के संस्थापक थे। ये चीजें आपको क्लियर हो गई, ये याद रखना है। तो इसमें देखिए हमने राजाओं के क्रम भी लिखा है, इसको एक बार पढ़िएगा और चीजें आपको समझ में आएंगी। सबसे पहले कुजुल कडफिसेस आते हैं, यही क्या होते हैं, संस्थापक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ये संस्थापक हैं। ये कौन, कुजुल कडफिसेस। 3-4 बार बोलिए, कुजुल कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस
कुजुल कडफिसेस। ये कौन है दोस्तों? ये है फाउंडर कहाँ के? कुषाण वंश के, और इन्होंने ही हमारे भारत पे क्या किया था? अटैक किया था। उसके बाद दोस्तों आते हैं विम कडफिसेस। क्या नाम रहता है इनका? विम कडफिसेस। कोई इंपॉर्टेंट जो है ये कुषाण वंश के ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजा नहीं थे, बस आपको नाम याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि विम कडफिसेस जो थे वो किस वंश से संबंधित थे? तो कुषाण वंश से। सबसे इंपॉर्टेंट जो आते हैं दोस्तों वो आते हैं कनिष्क। ये कनिष्क जो था ना, इसी के बारे में पूरा कुषाण वंश है। कुषाण वंश में अगर कुछ पढ़ना भी है आपको तो वो पढ़ना है सिर्फ कनिष्क के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रतापी राजा होने वाला है वो कनिष्क है, और कनिष्क ने बहुत सारे कुछ किए थे कुषाण वंश के लिए। कनिष्क के समय में ये कुषाण वंश बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। तो इसके बारे में हम सारी जानकारी पढ़ेंगे कि कनिष्क कौन था, कनिष्क के कौन कौन से धर्म थे, कनिष्क ने क्या क्या किए, और इसके समय के कुछ विद्वान भी थे जिसमें जो है आपको अश्वघोष वगैरह देखने के लिए मिलेंगे, और जो है आपके नागार्जुन भी इसी के समय में आए थे। तो उसके बारे में सारी जानकारी हम लेंगे अभी अगली वाली स्लाइड में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि कुषाण वंश का जो सबसे अंतिम शासक था ये कौन थे भाई साहब? ये सबसे अंतिम शासक थे, इनका नाम था वासुदेव। तो ये कोई क्रम नहीं है, ये इंपॉर्टेंट जो है राजा थे जो है कुषाण वंश के। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए उसके बाद जब ये कुजुल कडफिसेस आया हमारे भारत पर तो इसने कुछ राजधानी बनाई। भाई कोई भी वंश आ रहा है हमारे भारत पर अटैक कर रहा है तो वो चाहता है कि हमारी एक अलग ही राजधानी हो। तो इसने दो जगह राजधानियां बनाई अपनी। पहला तो राजधानी बनाया पुरुषपुर जो कि पेशावर में पड़ता है। दूसरी राजधानी बनाई इसने मथुरा, ठीक है। तो आपको याद रखना है 3-4 क्वेश्चन यहाँ से याद रखने हैं आपको। सबसे पहला क्वेश्चन कि दोस्तों हमारे भारत पर कुषाण वंश कैसे आए? तो वो चीन के यूची कबीले से आए। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों कि हमारे कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? वो थे जो है आपके कडफिसेस। क्या नाम था इनका? कुजुल कडफिसेस। तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि जब कुजुल कडफिसेस आया हमारे भारत पर आक्रमण किया तो इसने दो राजधानियां बनाई, वो जो है पुरुषपुर, पेशावर और मथुरा बनाई। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ये था इंट्रोडक्शन। क्या था दोस्तों? इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा है इसमें, कनिष्क के बारे में। और कनिष्क के बारे में पूरा इतिहास पढ़ते हैं कि कनिष्क कौन था और कनिष्क के ही समय में कौन सा संवत था। तो आप कमेंट में पहले बताइए आप हमको, उसके बाद मैं अगले जो है स्लाइड में बताता हूं कि कौन सा संवत था, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कनिष्क के बारे में। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, देन बात करते हैं कनिष्क के बारे में। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कनिष्क के बारे में संपूर्ण बातें। तो कनिष्क के बारे में हर एक चीज आपके सामने लिखी गई है, एकदम बिल्कुल कहानी की तरह समझिएगा, सारी चीजें समझ में आएंगी। देखिए कनिष्क के बारे में सबसे पहली अगर आपको जानकारी कुछ चाहिए तो वो चाहिए कि कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था तो आंसर आप करेंगे कनिष्क। तो द मोस्ट पावरफुल रूलर्स ऑफ द कुषाण वंश, कुषाण डायनेस्टी इज कनिष्क, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसका राज्याभिषेक कब हुआ? 78 एडी में, 78 एडी में यह सिंहासन पर बैठता है। और इस खुशी में कि हम सिंहासन पर बैठ रहे हैं ये एक संवत को स्टार्ट करता है। अब संवत आप सभी लोगों को पता है क्या होता है, हमने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि संवत उसे कहते हैं कैलेंडर की तरह होता है संवत। तो इसने स्टार्ट किया शक संवत, और ये शक संवत जो है ये भारत का ऑफिशियल संवत भी माना जाता है। भारत का औपचारिक संवत भी इसे कहते हैं शक संवत को। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि शक संवत का जो है शुरुआत या शक संवत का आरंभ कब हुआ था? 78 एडी में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि कुषाण वंश का जो कनिष्क है, कनिष्क जो है वो राजगद्दी पर बैठा था। उस समय जो है उसका क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था, कोरोनेशन हुआ था। राज्याभिषेक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कोरोनेशन। तो 78 एडी में शक संवत की जो है क्या होती है? स्टार्टिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसका क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। क्लियर? इतना चीज समझ में आ गई। अच्छा उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, ये सब एक उपाधि धारण करते थे देवपुत्र की। तो कनिष्क राजा जो था वो अपने आप को क्या मानने लगा? देवपुत्र मानने लगा, मतलब एक टाइटल देने लगे। अब देखिए आज जब उस समय के राजा थे, जैसे कुषाण वंश के जो भी राजा थे अपने आप को देवपुत्र कहते थे। क्यों देवपुत्र कहते थे? इसके भी पीछे जो है कारण है। जैसे जो भी राजा हुआ करते थे उस समय के, वो लोग क्या करते थे? वो लोग कहते थे कि हम भगवान के द्वारा भेजे गए हैं,
मतलब अपने आप को भगवान से कनेक्ट करते थे, इसलिए ताकि जो भी जनता है उसमें विद्रोह कम हो और जनता जो है समझे कि हाँ भाई राजा जो है वो भगवान के भेजे हुए हैं, भगवान के पुत्र। तो अपने आप को कनिष्क कहता था कि हम देव पुत्र हैं, हम भगवान के पुत्र हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, जनता में बिलीफ सिस्टम जो होगा वो मजबूत होगा। तो आपसे पूछा जाएगा उपाधि इनकी क्या थी, देवपुत्र थी। और आगे जैसे जैसे राजा मिलेंगे आपको आगे जो है इस जो है कुषाण वंश के बाद, तो आपको सभी राजा जो है, कोई जो है देवपुत्र होगा, कोई अग्निपुत्र होगा, कोई विष्णुपुत्र होगा, तो सारे जो है राजा अपने आप को जो है गॉड से कनेक्ट करेंगे ताकि जो है लोगों में बिलीफ सिस्टम अच्छे से बना रहे, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है परिचय में कि सबसे प्रतापी राजा, राज्याभिषेक हुआ था 78 AD में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, शक संवत की जो है शुरुआत हुई थी, जो कि भारत का औपचारिक या ऑफिशियल संवत है। उपाधि जो है इसको देवपुत्र दिया गया। अच्छा, अब हम 2 चीजों की बात करेंगे दोस्तों कि कनिष्क का साम्राज्य जो है वो कहां से कहां तक फैला हुआ था, उसके साम्राज्य में कौन कौन सी बातें हुई। तो एक पॉइंट आपके सामने लिखा है कनिष्क का साम्राज्य के बारे में। दूसरी बात लिखिए दोस्तों कनिष्क के धर्म के बारे में कि कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था और उसने क्या किया, ठीक है, उसके समय में क्या चीजें हुई धर्म से रिलेटेड, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं एक बार। कनिष्क का साम्राज्य में उत्तर भारत और मध्य एशिया में इनका साम्राज्य फैला हुआ था। देखिए समझिएगा ध्यान से, कनिष्क का जो साम्राज्य था वो भारत के इलाके में तो था ही, साथ साथ दोस्तों ये मध्य एशिया वाले इलाके में भी फैला हुआ था। तो भारत के किस इलाके में था दोस्तों, उत्तर भारत में था, ठीक है। सॉरी हमने शायद पहले पश्चिमी भारत बोल दिया, तो उत्तर भारत होगा। नॉर्थ इंडिया में जो है इसका पूरा साम्राज्य फैला हुआ था और साथ ही साथ पूरे सेंट्रल एशिया में, मध्य एशिया में इसका क्या था, साम्राज्य फैला हुआ था। चीनी सेनापति पेन चाओ ने एक बार इसको क्या किया, हरा भी दिया था। तो ये चीन से आए थे भाई साहब, जितने भी कुषाण वंश के लोग हैं, तो चीन का ही एक सेनापति था जो कि पूछा जाता है क्वेश्चन, पेन चाओ नाम था। क्या नाम था दोस्तों, पेन चाओ। और ये पेन चाओ क्या किया था, इस कनिष्क को हरा दिया था, लेकिन बाद में कनिष्क जो है फिर से अटैक करता है पेन चाओ पे और पेन चाओ को हरा देता है कनिष्क, ठीक है। तो पहले तो पेन चाओ हराता है कनिष्क को, फिर बाद में अटैक करके कनिष्क पेन चाओ को हरा देता है। तो यहाँ लिखा है चाइनीज कमांडर पेन चाओ डिफीटेड। किसको डिफीट किया था ये, आपको कनिष्क, क्लियर। मगध से बुद्ध का बिच्छा पात्र पेशावर लाया था। अब चूंकि पेशावर इनकी राजधानी थी, तो ये क्या किए थे भाई साहब, मगध में जो भगवान बुद्ध थे उनका जो बिच्छा पात्र था, जिसमें बिच्छा मांगते थे भगवान बुद्ध, उनका बिच्छा पात्र उठा करके ले जाकर के कहाँ रखवा दिया, पेशावर में लगवा दिया। 3 चीजें जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि इनका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, तो उत्तर भारत से लेकर के सेंट्रल एशिया वाले इलाके में फैला हुआ था। दूसरी बात है दोस्तों, कौन इसको हराया था, तो चीन का एक सेनापति था पेन चाओ, उसने हराया था। तीसरी बात है कि मगध से इसने क्या किया, बुद्ध का जो बिच्छा पात्र था वो पेशावर अपनी राजधानी में लेकर के आया था। तो 3 बातें हमने यहाँ पे देखी। अब बात करते हैं दोस्तों कनिष्क के धर्म के बारे में, और यहाँ एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है, उसको समझिएगा कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। तो कनिष्क किस धर्म से बिलोंग करता था, तो वो दोस्तों बौद्ध धर्म से बिलोंग करता था। अब बौद्ध धर्म आप सभी लोगों को पता है, जब मैं बुद्धिज्म पढ़ा रहा था बौद्ध धर्म, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि बौद्ध धर्म जो है वो 2 शाखाओं में बढ़ जाता है आगे चल के, एक हीनयान में और एक महायान में। तो ये जो कनिष्क भाई साहब थे ना, ये किस शाखा के अनुयायी थे, ये महायान शाखा के अनुयायी थे। तो लिखा हुआ है द फॉलोअर ऑफ द महायान ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म। तो कनिष्क किस शाखा का अनुयायी था, महायान शाखा का, जो कि बुद्धिज्म में पड़ता है। अच्छा, अब जो बताने जा रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा। मैं बता देता हूं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है उसको आप इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति, आप सभी लोगों को पता है बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई थी। प्रथम संगीति कहाँ हुई थी, द्वितीय संगीति कहाँ हुई थी, सारी चीजें हमने बताई है बौद्ध धर्म जब मैं पढ़ा रहा था। तो समझिए कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, 4th बुद्धिज्म काउंसिल हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, जिनके अध्यक्ष थे वासुमित्र। कौन थे दोस्तों, वासुमित्र। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट हुआ स्पष्ट विभाजन, किसका, हीनयान और महायान का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हीनयान और किसका विभाजन हुआ था, महायान का स्पष्ट विभाजन हो गया था। किसके बाद हुआ था दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद हुआ था। और
चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? वो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? मथुरा वाले इलाके में हुआ था। मैंने लिखा नहीं शायद, तो मथुरा वाले इलाके में हुआ था। ठीक है, ये क्लियर आपको हो गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में आप रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं। भारत में महायान संप्रदायों द्वारा 2 शैलियों में मूर्ति का निर्माण हुआ। पहली शैली थी गंधार शैली, दूसरी शैली थी मथुरा शैली। अब देखिए, समझने वाली बात है, जब कनिष्क का समय था उस समय जो प्रतिमा का बनाने का प्रचलन था, प्रतिमा मतलब मूर्ति को बनाने का प्रचलन था, वो बहुत ही तेजी से चला। कनिष्क के दरबार में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा अगर विकसित चीज़ है तो वो वास्तुकला है। वास्तुकला मतलब कि मूर्ति बनाना, मूर्ति को अच्छे तरीके से जो है, अब इन्हीं के समय में बौद्ध धर्म की जो भगवान बुद्ध हैं उनकी खड़ी मूर्ति आपको देखने के लिए मिलेगी। खड़ी मूर्ति जो है, एक पूरी चट्टान है उसमें जो है खड़ी मूर्ति बनाई गई है, वो भी देखने के लिए मिलेगा। तो आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि किसके काल में भगवान बुद्ध की खड़ी मूर्ति बनाने का मतलब खड़े हुए हैं वो मूर्ति बनाने का निर्माण हुआ, तो वो कनिष्क के काल में हुआ था। ठीक है, तो इनके काल में मूर्ति कलाएं जो है ज़्यादा बनी थी, जो कि 2 कला में बनी थी, गंधार कला और मथुरा कला। गंधार कला मथुरा कला हमने समझाया था कि गंधार कला वो कला होती है जो कि हिंद यूनानी शासक, देखिए जब हमारे भारत में हिंद यूनानी शासक आते हैं तो वो एक कला लेकर के आते हैं जिसका नाम रहता है हेलिनेस्टिक कला। हमने पढ़ा है इसके पहली वाली वीडियो में। तो हिंद यूनानी शासक आते हैं, हेलिनेस्टिक कला लेकर के आते हैं, और हेलिनेस्टिक कला और हमारी भारतीय कला मिल करके गांधार कला का निर्माण करती हैं। और गांधार कला में जो मूर्तियां बनाई जाती हैं उसमें नक्काशी जो है बहुत भव्य तरीके से बनाई जाती है। भव्य तरीके का मतलब ये है कि दिखने में बहुत ही सुंदर लगेंगे आपको, एकदम जो है अच्छे खासे नक्काशी उसमें रहेंगे। जो मतलब मूर्ति है तो उसमें जो है आपका मुकुट बन गया अच्छे से, और मतलब अच्छे से बनाते हैं एकदम नक्काशी करके। ठीक है, लेकिन जो मथुरा कला की मूर्ति होती है वो एकदम सिंपल होती है, स्पिरिचुअल बहुत होती है, आध्यात्मिक होती है। तो इसमें भौतिकता की प्रधानता ज़्यादा मिलती है। भौतिकता मतलब कि उसकी बनावट, उसकी संरचना बहुत ही भव्य आपको दिखेगी। और जो मथुरा कला होती है इसमें ज़्यादा बनावट और संरचना नहीं होता है, ये बहुत ही सिंपल वे में होती है, लेकिन ये बहुत ही आध्यात्मिक होती है। तो मथुरा कला हमारे भारत की कला है, लेकिन गांधार कला जो है वो यूनानी कला जो कि हेलिनेस्टिक कला मानी जाती है, और भारत की कला दोनों का मिक्सअप होता है गांधार कला। तो आई होप इसके बारे में मैंने अच्छी जानकारी दी थी इसके पहली वाली वीडियो में। तो ये स्लाइड भी आपको समझ में आ गया होगा। कनिष्क के बारे में कुछ और बातें हैं, कनिष्क के बारे में उसको समझेंगे और हम बात करेंगे फिर अन्य फैक्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जो है बात करते हैं कनिष्क के कुछ और बारे में। ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट 1 2 3। हाँ, तो चलिए दोस्तों अब हम कुछ और बातें कर लेते हैं कनिष्क के बारे में। कनिष्क के बारे में 2 पॉइंट हमने और लिखा है कि कनिष्क कालीन साहित्य और वास्तुकला क्या क्या थी। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कनिष्क के समय के विद्वान कौन कौन से थे। देखिए कनिष्क एक बहुत ही जो है प्रतापी राजा था और अपने साथ में विद्वानों को रखता था। विद्वान जब राजा के साथ रहेंगे तो जैसे जैसे विद्वान के यहाँ, विद्वान भाई चालाक होते हैं, तो विद्वान के तरीके से जब जो है राज सिंहासन चलेगा तो वो बहुत ही दिनों तक रहेगा और बहुत ही शक्तिशाली रहेगा। इसी वजह से दोस्तों कनिष्क जो है बहुत ही शक्तिशाली राजा माना जाता है। और कनिष्क के समय में बहुत सारे विद्वान थे जो कि उसके कोई राज्य था, कोई राजकवि था, मतलब उसका जो है कुछ ना कुछ संबंधित था। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले वास्तुकला के बारे में। देखिए सबसे पहला पॉइंट लिखा है कुषाण ने सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए। तो सबसे शुद्ध आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए 2 क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ से कि सबसे प्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला कौन सा जो है विदेशी शासन वाला जो है वंश है, तो आप जो है आंसर करेंगे ग्रीक यूनानी शासक। सबसे पहले हिंद यूनानी शासक जो आए थे, जो कि ग्रीक अटैकर थे, हमारे भारत में आए थे, वो सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे, लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के नहीं जारी किए थे। शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है जो है कुषाण वंश को। तो कनिष्क के ही काल में दोस्तों शुद्ध सोने के सिक्के जारी हुए थे। तो आप जो है ध्यान से इसको पढ़िएगा कि कुषाण इशूड द प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा कि जो है शुद्ध सोने के सिक्के कब जारी हुए थे,
कनिष्क के समय। तो 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, बामियान एक जगह है जहां पे दोस्तों खड़ी हुई बौद्ध प्रतिमा का निर्माण हुआ था, किसके समय में? कनिष्क के समय में। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि खड़ी हुई बौद्ध प्रतिमा का निर्माण किसके समय में स्टार्ट हुआ? तो कनिष्क के समय में स्टार्ट हुआ। और सबसे पहली जो प्रतिमा बनी थी वो बामियान में बनी थी। आप बामियान जो है गूगल पे एक बार सर्च मारेंगे तो पता चल जाएगा कहाँ पे है ये, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा नहीं है, दिमाग में भी नहीं आ रहा है। खड़ी हुई बौद्ध प्रतिमा जो है बामियान में बनाई गई थी, ठीक है। कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर भी बनाया गया था। 3 चीजें हैं आपको साहित्य वास्तुकला से रिलेटेड, 3 चीजें हैं कि कनिष्क के समय में शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए। दूसरा, बामियान एक जगह है जहाँ पे खड़ी हुई बौद्ध प्रतिमा बनाई गई। तीसरी बात है दोस्तों कि कश्मीर में एक शहर बनाया गया उसके समय में, और अभी भी है, उसका नाम है दोस्तों कनिष्कपुर। क्या नाम है दोस्तों? कनिष्कपुर नामक शहर अभी भी कश्मीर में है, ठीक है। अब बात करते हैं कनिष्क के समय के विद्वान की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब मैं यहाँ इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं तो इसका मतलब है कि यहाँ से क्वेश्चन जो है कंपटीशन में, आपकी यूपीएससी में हर जगह पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल एग्जाम हो चाहे वो इंडिया लेवल एग्जाम हो, ठीक है। तो आप जो है ध्यान से इसको पढ़िएगा। सबसे पहला जो अगर विद्वान देखा जाए तो उनका नाम था चरक। क्या नाम था दोस्तों? चरक। और चरक ने एक किताब लिखी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट, अब पेपर में पूछ लिया जाता है, चरक संहिता। क्या पूछा जाता है दोस्तों? चरक संहिता। कि चरक संहिता के लेखक कौन है? तो वो है चरक। और ये चरक जो थे ना, वो कनिष्क के क्या थे? राज वैद्य थे। क्या थे दोस्तों? राज वैद्य। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कनिष्क का राज वैद्य कौन था, तो आप जो है आंसर करेंगे चरक। क्वेश्चन पूछा जाएगा चरक संहिता के लेखक कौन है, तो चरक। चरक कौन है? तो वो कनिष्क के राजवैद्य थे और चरक संहिता नामक किताब को इसने लिखा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से नोट करिएगा, ठीक है। अच्छा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि अश्वघोष कौन थे। अब देखिए, अश्वघोष ने 2 किताबें लिखी थी, एक लिखी थी बुद्ध चरित्र, एक लिखी थी सौदरानंद। बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। अब देखिए, रामायण जो है रामचरितमानस आप सभी लोगों को पता है, तुलसीदास ने लिखा है। लेकिन बौद्ध धर्म का रामायण किसे कहा जाता है? बौद्ध चरित्र को, बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक है जिसको किसने लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है। इसको बौद्ध धर्म का रामायण कहते हैं। और साथ में एक और किताब लिखी है इसने जिसका नाम है सौदरानंद, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ठीक है। अच्छा, ये कौन था आखिर जो है कनिष्क का? तो ये कनिष्क के राजकवि थे। कौन थे दोस्तों? राजकवि अश्वघोष नाम था इनका। क्या नाम था? अश्वघोष। तो याद रखिएगा, इसको भी काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पे तीसरे नंबर पे आते हैं वासुमित्र। वासुमित्र ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है महाविभास सूत्र। तो महाविभास सूत्र के लेखक कौन है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो आंसर करेंगे वासुमित्र, ठीक है। नागार्जुन, वाह, ये भी काफी मतलब इस लाइन में जितने भी क्वेश्चन लिखे गए हैं ना, वो सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, ये याद ही होने चाहिए आपको अगर आपको कंपटीशन बीट करना है तो। नागार्जुन दोस्तों, उस समय का नागार्जुन जो था वो भारत का आइंस्टीन था। अब भारत का आइंस्टीन क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि उस समय दोस्तों इसने भारत पे जो है, जब नागार्जुन आया था हमारे भारत में, तो इसने एक रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। इस वजह से दोस्तों इसको भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं। और ये किसके समय में आया था दोस्तों? नागार्जुन, वो कनिष्क के ही समय में आया था। तो कनिष्क समकालीन जो है ये भी विद्वान था, जिसे भारत का आइंस्टीन कहते हैं नागार्जुन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है 5वां वात्सायन। क्या है दोस्तों नाम? वात्सायन। और वात्सायन की पुस्तक क्या है? कामसूत्र है। क्या है दोस्तों? कामसूत्र। तो आई होप दोस्तों कनिष्क के समय के जितने भी विद्वान हैं सब आपको समझ में आ गया होगा। चरक ने क्या लिखा है दोस्तों? उन्होंने लिखा चरक संहिता, जो कि राजवैद्य थे कनिष्क के। उसके बाद हमने बात किया अश्वघोष, तो राजकवि थे दोस्तों। इन्होंने 2 चीजें लिखी है, बुद्ध चरित्र, सौदरानंद। तो बुद्ध चरित्र में बौद्ध धर्म का रामायण कहते हैं, वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। वासुमित्र महाविभास सूत्र, नागार्जुन भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, वात्सायन कामसूत्र। तो इस तरह से आप कनेक्ट करके चीजों को याद करेंगे, तब चीजें आपको अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, लूसेंट में इस तरह से नहीं लिखा है। अब ये हमने हेडिंग बना दिया कि कनिष्कालीन साहित्य और वास्तुकला, कनिष्क के समय के विद्वान। लूसेंट में आपको इस तरह से देखने के लिए नहीं मिलेगा। लूसेंट में बहुत ही लेंदी वे में लिखा है। तो ऐसा नहीं है कि लेंदी वे आप समझ नहीं सकते हैं। अब लूसेंट को आप 4 बार पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। ऐसी बात नहीं, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पास लूसेंट की किताब होनी चाहिए। और जैसे जैसे मैं इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ एक कॉन्सेप्ट, आपको लूसेंट में भी देखना चाहिए। लूसेंट से बाहर नहीं और लूसेंट के अंदर का एक भी छोड़ना नहीं है,
ठीक है। तो लूसेंट के एक एक फैक्ट को जो हमें लग रहा है कि जो है कहानी जहाँ से बनती है, देखिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक वीडियो अगर मैं बना रहा हूँ 23 मिनट 25 मिनट का, तो इसमें 3-4 घंटे लगातार मेहनत होती है दोस्तों। लूसेंट पढ़ना और भी लोगों के जो है और भी लोगों से मतलब पढ़ता हूँ, बाकी जो है कुछ किताबें हैं हिस्ट्री की उसको पढ़ता हूँ, मतलब कई जगह का कंक्लूजन पढ़ करके मैं आपको पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे जो है सब कुछ आता है, मैं भी कहीं न कहीं से पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बस यही चीज़ है दोस्तों कि मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ, उतना मेहनत आपको नहीं करना पड़ेगा। आपको मैं वही कंटेंट दूँगा जो एकदम प्योर है। मतलब आपको सिस्टमैटिक तरीके से मैंने लिख दिया, बस आपको नोट्स अच्छे से बनाने हैं। और मैं नोट्स का पीडीएफ भी बनवा रहा हूँ दोस्तों, जो कि पीपीटी रहेगा। और पीपीटी में दोस्तों प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको नोट्स मिलेंगे, जो कि आपके ड्राइव में जो है खुलेंगे और उसमें इमेज के थ्रू मिलेगा। जैसे हम कनिष्क के बारे में पढ़ रहे हैं तो कनिष्क का इमेज बनेगा, मूर्तिकला पढ़ रहे हैं उनकी, जैसे चरक संहिता है तो चरक संहिता का बुक का जो है इमेज बनेगा। मतलब एक सिस्टम और अच्छा लगेगा उसमें, ठीक है। तो नोट्स प्रिपेयर हो रहा है, तो आप टेलीग्राम में जाइए, अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। जैसे ही नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा मैं टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने बात किया कनिष्क के बारे में, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों के साथ शेयर भी कर दें। और ऐसी ही वीडियो लगातार आती रहेंगी। अभी अध्याय नंबर 19 है, इसके बाद वाली वीडियो अध्याय नंबर 20 पे रहेगी, जिसमें हम बात करेंगे संगम युग के बारे में। तो संगम युग जो है इसके बाद वाला चैप्टर है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले हमको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे जोश एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।